नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बताया कि तमाम यात्रियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है। कटारिया ने कहा कि योगी जी के मार्गदर्शन में परिवहन निगम ने कसौटी पर खरा उतरकर खुद को साबित किया है। आपको बता दें कि आज यूपी में 6 नए बस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कोरोना काल में उनका जो गतिशील नेतृत्व, प्रगतिशील नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्व हम सबको प्रदान हुआ, उसी के कारण कोटा से हमारे नौनिहालों को, छात्र छात्राओं को लाने का काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटा से छात्र छात्राओं ने छोटे छोटे वीडियो बनाकर भेजे कि हमको यहाँ फंसे हुए हैं कोटा में और हमको निकाल लीजिए, हमको ले जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले छात्र छात्राएं जो जहां तैयारी करने के लिए गए हैं, उनको वहां से कोटा से लाकर उनको उनके घरों तक, उनके परिवारों तक सौंपा जाए, और इस काम को भी हमारे विभाग ने बखूबी अंजाम दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर उसके बाद निर्देश दिया कि जो प्रयागराज में छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, जो रहते हैं, वहां पढ़ते हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 15,000 छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और निर्देश पर उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। कि प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश की धरती पे और बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। सारे हिंदुस्तान की धरती को वो सींचने का काम करते हैं, सारे हिंदुस्तान के कारखानों को चलाने का काम करते हैं। यही उत्तर प्रदेश के श्रमिक महाराष्ट्र में रात दिन पसीना बहाते हैं, परिश्रम करते हैं, अन्य राज्यों में परिश्रम और पसीना बहाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब उन्हें आना था, लौट कर आना था, उनके अंदर एक भय व्याप्त हुआ। वहां की सरकारों ने उनको जो समुचित संरक्षण और सुरक्षा का वादा और विश्वास देना चाहिए था, वो दे नहीं पाए। वो अपने घरों को पैदल निकल पड़े, वो अपने घरों को अन्य तरीकों से निकल पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनको पैदल चलते हुए देखा, फिर परिवहन निगम को कहा कि उनको रास्ते से उठाइए और जहां जो चल रहे हैं उनको सड़क पे चलता हुआ कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। मथुरा के बॉर्डर से लेने का काम हो, आगरा के बॉर्डर से लेने का काम हो, दिल्ली के बॉर्डर से लेने का काम हो, हरियाणा से आने वाले प्रवासी श्रमिक हो, राजस्थान से आने वाले प्रवासी श्रमिक हो, मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी श्रमिक हो, सब प्रवासी श्रमिकों को एक प्रवासी श्रमिक की चिंता करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी खुद करते थे, खुद उसकी निगरानी करते थे। अभी इस दौरान में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो बसें संचालन में हैं, उन बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे सभी कंडक्टर ग्लव्स पहनकर चल रहे हैं, हमारे ड्राइवर ग्लव्स पहनकर चल रहे हैं। उनको सैनिटाइजर की एक शीशी दी जा रही है, वो आने वाले यात्रियों को सैनिटाइज कराते हैं और बीच बीच में सैनिटाइज कराते हैं, और मास्क लगाकर आना हमने अनिवार्य रूप से लागू किया है। जो भी यात्री आएगा वो मास्क लगाएगा, और मास्क अगर नहीं लगाएगा तो यात्रा नहीं कर पाएगा। इस तरह का हमने अपने विभाग में लागू किया है, और इसकी निगरानी हम समय समय पर करते हैं। और यह काम बीच बीच में हम बस अड्डों का औचक निरीक्षण भी करते हैं। वहां जाकर हमने देखा है कि यह काम का पालन हो रहा है, इसकी पालना ठीक से हो रही है। दूसरा, सभी बस अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था हमने कठोरता के साथ सुनिश्चित की है। प्रत्येक बस अड्डे पर वहां सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए तमाम निर्देश दिए गए। वहीं कल हुई बैठक में उन्होंने यहां लखनऊ, कानपुर, अमरोहा और झांसी में कोविड-19 के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने कहा था कि सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर की नोडल अधिकारी कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में नियमित रूप से राउंड लगाएं।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए तमाम निर्देश दिए गए। वहीं कल हुई बैठक में लखनऊ, कानपुर, अमरोहा और झांसी में कोविड-19 के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने कहा था कि सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में नियमित रूप से राउंड लगाएं। कानपुर में एक युवक के अपहरण के मामले में योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा मिश्रा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन बनाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बच्चा 25 दिन से नहीं मिल रहा है, जिसने अपना घर बेच दिया, जिसने अपने जेवर बेच दिए, जिसने अपना परिवार और मकान के बाकी जो खेत बेच दिए और उसके बाद 30 लाख रुपए लाके दिया और हमने उसकी वायरल ऑडियो क्लिप सुनी, सही या गलत वो तो सरकार बताए, लेकिन जिसमें उसने कहा कि हम पे दबाव डाला जा रहा है कि आप कहिए उसके अंदर पैसा नहीं था। उसमें क्यों लोकेटर नहीं लगा? इतनी बड़ी सी चिप होती है जो जीपीएस लोकेटर बैग को ट्रैक करती, क्यों पुलिस वहां नहीं थी? पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने बताया हम ऊपर थे, वो नीचे थे। आपको नहीं पता फ्लाईओवर ऊपर नीचे में बनता है? आपको नहीं पता कि यहां से 4 रास्ते जा रहे हैं? किस लेवल का डिप्लॉयमेंट है? क्या कर रही है पुलिस? 23 दिन बाद एसएसपी को इतना मौका मिला कि वो इतनी बड़ी किडनैपिंग में उस आदमी के घर चला जाए। तो टोटल जंगल राज है, टोटल कोलैप्स है। ये ठोक दो की नीति की सच्चाई आज उत्तर प्रदेश की जनता है और 2022 में जनता इसका जवाब दे। कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो वो वैक्सीन अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, जो भी मेरी जानकारी है, ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर से मेरी बात हुई वहां पे, तो वो जो कह रहे हैं, मुझे लगता है 15 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को फाइनल अप्रूवल्स मिल जाएंगे। और अगर उसके ट्रायल के, ऑब्वियसली सब कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट्स पे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट सही आते हैं, जायज आते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी के रिगर को, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, जो साइंस की डिसिप्लिन है उसको पार अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सबसे पहली वैक्सीन होगी जो कि हमको मिलेगी। रशिया ने, अभी आपने देखा प्रेसिडेंट पुतिन ने एक वैक्सीन अनाउंस की है 3 दिन पहले कि उन्होंने सक्सेसफुली वो कर ली है। चाइना एक वैक्सीन अनाउंस कर चुका है, कह रहा है, जो कि ऑलरेडी वो अपने अप्रूवल दे दिया है मिलिट्री में उसके इंजेक्शन के लिए। मिलिट्री को ऑलरेडी वो वैक्सीन दी जाने वाली है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के सहारे केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार वैक्सीन बनाने में सक्षम नहीं, उसे बस राजनीति करना आता है। हमारे देश में हमेशा औषधियाँ, आयुर्वेद, कई ऐसे फार्मूले हमेशा देश के दुनिया में प्रसिद्ध रहे हैं। यकीन है भारत मजबूती से, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर उसकी खोज करेंगे और प्रमुखता से उसकी स्थापना करेंगे। अलग बात है सरकार हमारे देश की सक्षम नहीं है, सरकार उस चीज़ों पर काम नहीं करती जिससे देश का नाम हो, सिर्फ राजनीति करती है। बेहतर होगा कि सरकार इस तरह की संस्थाओं को प्रमोट करे, मदद करे, जिससे हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में फिर से हो सके। देश तो उम्मीद कर रहा था, जब मोदी जी लद्दाख गए थे तो राजनाथ सिंह का दौरा कैंसिल हो गया था, तो राजनाथ सिंह जी को दौरा करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी ने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। तो मुझे लगता है ये देश से ज़्यादा भाजपा के लिए और उनकी सरकार के लिए, राजनाथ सिंह जी के लिए एक सुखद क्षण होगा। और देश उस प्रकरण में पूरे, जिस तरह से चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया, जिस तरह से चाइना ने अपनी बयानबाजियाँ दी, वो देश उससे आहत है। मुझे लगता है अब उस घाव से तो नहीं उबरा जा सकता जो चाइना ने दिया। हाँ, जो घाव राजनाथ सिंह जी को दिया था, शायद राजनाथ सिंह जी से उबर सकते। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद झांसी दौरे पर आए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री जयप्रताप सिंह ने विकास भवन में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कोविड से होने वाली मौतों की नब्ज टटोली, साथ ही निर्देश दिए कि जांच में तेजी लाएं ताकि कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जा सके। मंत्री ने बताया कि झांसी को 5000 किट मिल गई हैं। घर घर सर्वे में मिले असाध्य रोगियों की पहले जांच कराई जाए। हमारा तो झांसी मेन प्रोग्राम है, और क्योंकि मोट में सीएचसी है और थोड़ा लेट हम लोग पहुँचे तो सीएचसी खाली देखने हम आए थे। और अभी तो खाली इसके जो आंकड़े ओपीडी के और डिलीवरी के और जो दवाइयाँ हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ है वो ठीक से चल रही है कि नहीं, मैन पावर इनके यहाँ पर्याप्त है कि नहीं, यही सब समझने आए थे। क्योंकि मेन मीटिंग हमारा अभी झांसी में है। झांसी में कल भी हम रहेंगे, वहाँ के जिला अस्पताल में सब चेक करेंगे। सुविधाएं कैसी पाई? नहीं, सुविधा तो ठीक है, यहाँ महिला डॉक्टर की कमी है।
और माननीय विधायक जी भी यहाँ पर है, उन्होंने भी इसका कई बार जिक्र किया है। तो महिला डॉक्टर कहीं से अब जब इंतजाम करेंगे तो यहाँ पर एक भेजेंगे ताकि यहाँ के पीएचसी लेके सब वो देख भी पाएंगे। मंत्री जी, यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है जो कई वक्तों से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। अभी डॉक्टर्स की कमी भी है। ये लोक सेवा आयोग से कुछ डॉक्टर्स हम लोग को मिले, उनको हम लोग ईएमओ के रूप में पोस्ट करने जा रहे हैं। कुछ और अभी कुछ पोस्ट किए हैं, कुछ और अभी निकल रहे हैं, 900-1000 अभी और आने वाले हैं, उनको करने जाएंगे। तो जितने भी हमारे ट्रॉमा सेंटर जो बने हुए हैं पूरे प्रदेश में, जिनका क्रियाशील नहीं हुआ है, जो हाईवेज पर है, इनको क्रियाशील करना अति आवश्यक है। तो इसको भी हम लोग प्राथमिकता पर लेंगे। भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है, जिसको लेकर नोएडा में रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने साफ साफ कहा कि हमें चीन से सतर्क रहना चाहिए। वो जमीन हड़पने के लिए मौके की तलाश कर रहा है। एक्साइज की जो दिशा है वो दूसरे देश की तरफ नहीं होगी, तो ये तो हमारी तरफ थी। तो ये तो चीन पहले कुदृष्टि करता है, विस्तारवाद की नीति को ज़मीन पर कन्वर्ट करना चाहता है, हमारे बफर जोन का गलत फ़ायदा उठाता है और फिर ये कहता है कि हम शांति चाहते हैं। जब उसको थप्पड़ लगता है, हिंदुस्तान फौज की स्वर का प्रदर्शन होता है, तब वो जागता है, तो वो गिड़गिड़ाने लगता है, मिमियाने लगता है। तो ये तो नहीं चलेगा। चीन को समझना है कि आज का हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। केंद्रीय सरकार मोदी जी बहुत ही मजबूत और लौह पुरुष हैं और हिंदुस्तान की फ़ौज तो सशक्त रही है। 1962 हम नहीं हारे, उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप हारी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मधुर भाषा में, सो कॉल्ड मधुर भाषा में चीन बात कर रहा है, शांति चाहते हैं, ये ट्रैप है। चीन टाइम बाई कर रहा है, मौके की ताक में है। जो ही मौका उसके अनुकूल होगा, चीन वापस आगे बढ़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए हमको एग्रेसिव पोस्टिंग करना है और अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं करनी है। देखिए, पहले चीन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? वो चाहता है कि SSN सब सेक्टर नॉर्थ दो प्रोंग्ड अटैक करना चाहता है हिंदुस्तान की तरफ। अटैक नहीं कहूँगा, ज़मीन लेना चाहता है। वो क्या है? नॉर्दर्न जो फ्लैंक है विस्तारवाद का, वो है SSN सब सेक्टर नॉर्थ, गलवान और डेस्पान। साउथ जो फ्लैंक है वो है साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो लेक, और दोनों से करके पूरा DSW रोड को पूरी तरह से डोमिनेट करके वो काराकोरम पास पहुंच के, सियाचिन पहुंच के पूरे लद्दाख को काट देना चाहता है। हिंदुस्तान से अलग ले जाएगा, सियाचिन ले लेगा। जी देखिए, क्यों फिंगर देने के लिए तैयार नहीं है, वकेट करने के लिए तैयार है, उसका मैं स्ट्रेटजिक रीज़न बताता हूँ। उसकी सोच है कि पूरे फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक वो डोमिनेट करे। उत्तर प्रदेश में आज 6 नए बस अड्डों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ स्थित आवास 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर नए स्टेशन से रवाना भी किया। जिन नए बस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है उनमें लखनऊ का नवनिर्मित अवध बस स्टेशन, चित्रकूट, नैमिषारण्य, डिबाई, रुधौली और गोंडा का मनकापुर बस स्टैंड शामिल हैं। इसके अलावा 7 नए बस स्टेशंस का भी शिलान्यास किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के संकट के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि सामान्य दिनों में हर व्यक्ति और संस्था अपना काम कर सकती है, लेकिन आपदा एवं चुनौतियों से जूझते हुए परिणाम दे पाना ये किसी भी व्यक्ति और संस्था के लिए सबसे बड़ी कसौटी होती है। उस कसौटी पर खरा उतरकर परिवहन निगम ने खुद को साबित किया है। 60 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन,
और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी कांग्रेस के प्रमुख अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया है। जब वह 3 अन्य लोगों के साथ सोनभद्र जा रहे थे, वह 2019 में भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी में मारे गए पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए सोनभद्र के उम्भा गांव जा रहे थे। उन्हें एक गेस्ट हाउस ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक अजय कुमार लल्लू जमीन विवाद में हुए नरसंहार की बरसी की पूर्व संध्या पर वहां लोगों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। मुझे लगता है कि जितनी फोर्स मुझे रोकने में यहाँ लगाई गई थी, अगर शायद यह फोर्स अपराध को रोकने में लगाई जाती, अपराधियों को पकड़ने में लगाई जाती, उन तमाम वांछित लोगों को, जो लोग लगातार अपराध का जनक बने हुए हैं, तो मुझे लगता कि शायद प्रदेश सुरक्षित रहता। ये सरकार तो राजनीतिक लोगों को चुन चुन कर, गिन गिन कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जेल भेज रही है। 1 महीना मुझे रखा, मेरे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को रखा, मेरे एक NSY के साथी को रखा, और आज फिर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहा हूं ना आदिवासी भाई बहनों का जो पिछले साल अपने हक हकूक और अधिकार की लड़ाई में शहीद हुए थे। ये सरकार हमें भी रोक देने का काम कर रही है। निश्चित रूप से ये सरकार दमन की राजनीति पर विश्वास करती है, राजतंत्र को कायम करना चाहती है। लोकतंत्र पर इस सरकार को कभी कहीं कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं। हम मजबूती के साथ आदिवासी भाई बहनों की आवाज को उठाते रहेंगे, कानून व्यवस्था के सवाल पर इस सरकार को घेरते रहेंगे। ये राजतंत्र और राजशाही बनाकर इस सरकार ने रखा है। किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हम एक राजनीतिक दल के लोग हैं, मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर सकते हैं, मंत्री कार्यक्रम कर सकते हैं, और किसी दल के, कांग्रेस पार्टी के लोग अगर किसी घटना स्थल पर या किसी शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाना चाहते हैं, आदिवासी भाई बहनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, क्या जानकारी दी गई? आपको अरेस्ट किया गया? यहाँ मुझे अरेस्ट करके यहाँ बैठाया गया, भारी बल फोर्स के साथ मुझे यहाँ रोक लिया गया, ये कहकर कि आपको आगे नहीं दिया जाएगा, आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। निश्चित रूप से ये सरकार लोकतंत्र की पद्धति को नहीं मानती, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। ये सरकार पुलिस के दम पर जबरन जेल और लाठी चलाकर पूरी सत्ता को चलाना चाहती है। हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाएंगे। आदिवासी भाई बहनों के साथ पूरी तरह कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पिछले समय भी हम लोगों ने उनके सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ती। प्रदेश में मिर्जापुर के चील्हा इलाके के मुजहेरा गांव में 2 नकाबपोश अज्ञात हमलावरों ने पूरे परिवार के सदस्यों को चाकू से गोदकर हत्या का प्रयास किया। घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने 2 लोगों की स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया है। रात को करीब 11 बजे के आसपास ये घटना है। मैं पीछे के कमरे में सो रहा था, मम्मी पापा आगे के कमरे में सो रहे थे और चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैं बाहर निकल कर देखा तो पापा किसी से कोई था, बदमाश था जो लग रहे थे। हमने बचाने की कोशिश की, हमारे भी हाथों में चोट लग गया, यहाँ पे चोट लग गया। पापा ने मुझे धक्का देते का पीछे हटावा दिया और हम लोगों ने प्रयास किया कि नाड़ी से उसको वार किया तो वो भागा। पापा ने मुझे धक्का देकर पीछे के कमरे में जो दरवाज़ा है वहाँ पे हमें पीछे हटा दिया। उनके पिताजी आए हम लोग ये दरवाज़ा खटखटाने के लिए। ठीक, दरवाज़ा खटखटाए कि हमको कोई मार रहा है। हम लोग बाहर जब निकले तो उनका पूरा शरीर खून से एकदम लथपथ। तो हम लोग उनके पीछे गए। वहाँ जाने पर देखने पर लगा कि हर जगह खून ही खून फैला है।
खिड़की से झाँकने पता चला कि उनकी पत्नी बेड पर अचेत अवस्था में थी। थाना चील के मुजारा कला गांव में बीती रात लगभग 11:30 से 12 के बीच में एक वारदात हुई। घटनास्थल निरीक्षण एवं बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला, संदिग्ध द्वारा बताया गया कि लगभग 11:30 बजे 2 नकाबपोश बदमाश जो मुंह ढके हुए थे, चाकुओं से लैस थे, घर में घुसे। उनके माता पिता जो सो रहे थे, भगवती प्रसाद जलकल विभाग में एम्प्लाई हैं, 59 साल के हैं, फरवरी में उनका रिटायरमेंट है 21 में। चाकुओं से वार किया, गले में चोट पहुंचाया, 3-4 जगह और चोट पहुंचाया। शोर शराबा सुन करके संदीप और उसकी बुआ जो अविवाहित है, घर में रहती हैं, दोनों लोग पहुंचे। उन पर भी गुत्थम गुत्था हुआ। चारों लोगों को चोट आई। उसकी मां अस्पताल ले जाते इसमें उनकी डेथ हो गई है। 2 लोग भगवती प्रसाद और उनकी बहन, दोनों लोग ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में हैं। संदीप की तहरीर के आधार पर 302-307 IPC का अभियोग पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग खड़ी करने वाले कॉलेज माफिया बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। मामला मथुरा कोतवाली थाना के पास दरेशी रोड पर स्थित ब्रिज चिकित्सा संस्थान का है, जहां पर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए 2018 में करीबन 36 छात्रों ने एडमिशन लिया था। वहीं छात्रों का आरोप है कि संस्थान की ओर से 2 वर्षों में एक बार भी हमारी कोई परीक्षा नहीं कराई गई है, न ही हमें कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया गया है। जब कॉलेज प्रशासन से हम कंप्लेंट करते हैं तो कॉलेज प्रशासन की ओर से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि हमें गुमराह किया जाता है। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर कर रही हूँ इस कॉलेज से, और मतलब 2 साल हो गए हैं। अब तक कोई एग्जाम का कोई पता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। और कॉलेज वाले जितने भी मैनेजमेंट है सब पागल बनाते हैं। और कोई भी पेरेंट्स अगर कॉल करके उनसे पूछता है, बात करता है कि हमें जवाब दो, सब पेरेंट्स परेशान है। लॉकडाउन में भी 3 महीने से लॉकडाउन है, तो सबने कॉल किया और बदतमीजी से बात करते हैं। क्या कहते हैं? कि मैं मुझसे पूछकर एडमिशन लिया था, या अपने घर करा लो पेपर, जाकर आने वहाँ करा लो। ऑडियंस आपके ऑफिस पे आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ये कहना चाहेंगे क्योंकि पूरे यूपी में ऑर्डर आए हैं कि प्रमोट करें, या तो हमें प्रमोट करें या फिर हमें लिख कर दें कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा, क्या है। अगर उन्हें 1 महीने का टाइम चाहिए तो 1 महीने का ले लें, लेकिन हमें लिख कर दें। दिव्या, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, और जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ मेरा एजुकेशन लोन है। लोन लेके आपने जो है एडमिशन लिया, उसके बाद भी आपका भविष्य खतरे में है? कुछ नहीं है। और स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि स्कॉलरशिप वगैरह सब आएगी, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ हमारी क्लास की नहीं आई, GNM वगैरह OT सबकी आई। 2 साल में तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम उसमें पढ़ती हो? ब्रिज चिकित्सा संस्थान में 2 साल पहले 2018 में अक्टूबर के सेमेस्टर में हमने एडमिशन प्रवेश लिया था। तो अब हमको 2 साल अक्टूबर में हो जाएंगे, बट हमारा अभी तक कोई ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ना ही हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये प्रूफ हो जाए कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी लीगल है, इलीगल है, और ना ही हमारे पास हमारे अभी तक एग्जाम्स हुए हैं। कितनी फीस ली गई थी आपसे? 96,370। किस क्लास के छात्र हैं आप? हम BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर। BSc नर्सिंग। अभी क्या कहना है प्रशासन का, कॉलेज स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? हम गए, हमारी पूरे मतलब पेरेंट्स वगैरह गए, तो हम लोगों ने, उन्होंने बोला हमें 7 दिन के लिए टाइम देने के लिए बोला है। 7 दिन बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन या फिर एग्जाम नहीं होते हैं तो तुम अगला कदम उठाइए। किन मांगों को, आज किन मांगों को लेकर आप जिलाधिकारी से मिलेंगे? हमें ये अपना मामला ये आगे रखना है कि वहाँ पे जब हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है तो हमारे एग्जाम कहाँ से होंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे एग्जाम कराए जाए। अगर एग्जाम नहीं है तो हमें खबर एटा से है, जहां शिक्षा विभाग ने फर्जी शिक्षकों पर बर्खास्त करने की कार्रवाई की, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत 5 शिक्षिकाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए। इसके बाद इन शिक्षिकाओं की बरामदगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मामला कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में राज्य परियोजना निदेशक के आदेश के क्रम में जांच चल रही थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ थे, इनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इसमें जनपद एटा में 5 जो शिक्षिकाएं हैं ये फर्जी पाई गई हैं। इसमें एक वार्डन है और 4
फुल टाइम और पार्ट टाइम अध्यापिकाएं हैं जिनके शैक्षिक प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी पाए गए हैं और इनके खिलाफ सेवा बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अयोध्या पर बयान देना भारी पड़ गया है। इसका विरोध नेपाल में तो हुआ ही, भारत में भी संत समाज, राजनीतिक संगठन और गैर राजनीतिक संगठन के साथ साथ आम लोग भी ओली से खासा नाराज हैं। ओली के बयान पर विश्व हिंदू सेना ने कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी भरा पोस्टर बनारस के सभी घाटों, मंदिरों और उन इलाकों में लगाया है जहां नेपाली रहते हैं। पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि ओली अपने गलत बयान पर भारतवासियों से माफी मांगे और अपना बयान वापस ले, अन्यथा इसका परिणाम भारत में रहने वाले नेपालियों को भुगतना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक हिंदू छात्रा ने अपने एक साथी छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस लड़के ने सोशल मीडिया पर उसे धमकी दी थी कि फिर से विश्वविद्यालय खुलने के बाद उसे पीतल का हिजाब पहनना होगा। मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अलीगढ़ के एसपी अरविंद कुमार को पत्र लिखकर छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एसएसपी से की गई शिकायत के अनुसार बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के एक छात्र ने सोशल मीडिया साइट पर छात्रा के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया था। छात्रा ने कुछ कॉलेजों में खुद को कवर करने के लिए मजबूर होने वाले लड़कियों को लेकर अपनी राय पोस्ट की थी, जिसके बाद उसे ये धमकियां मिली। छात्रा ने एक लिखित कंप्लेन सिविल लाइन थाने में दिया है। उस कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि साहब कोई जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो किसी लड़के ने उस पर कमेंट कर दिया है कि जब आएंगे तो हम इसको आपको वो पहना देंगे, बुर्का पहनाएंगे। उसके संबंध में वो एक जो तहरीर दिया उस बच्ची ने, उसके आधार पर मुकदमा हमने पंजीकृत कर लिया है 504, 506 और IT एक्ट के जो समुचित धारा है उसमें पंजीकृत कर लिया गया है। और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।